माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज़्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहाँ पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए। तो सभापति जी, विचारों के सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूँ। ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है। आज जबकि देश आज़ादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है। आपके लिए न ये हाउस नया रहा है, न ही हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से 1985 के बीच 2 बार आप आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी न किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे। तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे
तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया, कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे और आपने इस बात की पैरवी भी की कि सभी प्रमुख राज्यों में अपर हाउस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने। इसी तरह महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनाने और कई दूसरी बातें आपने खुलकर कही। मुझे भरोसा है कि सरकार ये काम जो आप अधूरा छोड़ के जा रहे हैं उसको पूरा करेगी। जब मैं लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा था तब आप शहरी विकास, आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद जब 2017 में आप राज्यसभा के चेयरमैन बने तो मैं भी 2020 में नेता विपक्ष के रूप में आज यहाँ खड़ा हुआ। राज्यसभा में आने के बाद बेशक हम दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी तो आपको सबको ही मालूम है, फिर उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये स्वाभाविक है, आपसे मेरे कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं वो शिकायत करने का, क्योंकि आपने जो इतने कठिनाई में अपना रोल निभाया, इतना प्रेशर में रहते हुए भी अपने रोल निभाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां मैं उन बातों को उठाना नहीं चाहता, एक चंद लाइनों में अपनी बात रखना चाहता हूं। अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके साथ से यह मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद में मौसम बहुत सताएगा। क्योंकि आपके बाद क्या मौसम होगा और कैसा सताएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने सब प्रेशर के अंदर भी काम करने का आपने सीखा और सब माहौल में भी आपने काम किया। आपके संरक्षण में राज्यसभा के अब तक जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर नमूद किए कहे 14 फुल सेशन हुए। आपने मानसून सेशन 2018 से एमपीज के लिए ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा कराई। संविधान के 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में सदस्यों को बोलने का मौका आपने दिया। कई सांसदों को अपनी मातृभाषा में बोलने की सहूलतें हो गई। आपने नॉन हिंदी इलाके के सांसदों को हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित भी किया। आप जिस रोल में रहे, गांव देहात के लोगों की बात उठाते रहे। अटल जी की सरकार में आप ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। हमारी यूपीए सरकार ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि ये गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद था। 1987 में अटल जी ने कहा था
कि राज्यसभा में रहे बिना राजनीति की ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप तो भाग्यशाली हैं जो इसके सदस्य और संरक्षक दोनों बने हुए हैं। सदस्य भी बने और संरक्षक भी बने। ये जो अटल जी का कहना था वो आपने पूरा कर दिया। सभापति जी, आपने कई बार ये बात कही है कि पब्लिक लाइफ में राजनेता कभी रिटायर होता है न टायर्ड होता है। जो बात प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहे, तो आप रिटायर भी नहीं होंगे पब्लिक लाइफ से और टायर्ड भी नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। और मेरी आशा है कि देश के दूसरी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से विदा होने के बाद भी आप नागरिकों के बीच और सक्रियता से काम करेंगे। इस देश के लोकतंत्र, समता, समानता, संविधान के मौलिक तत्वों पर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपकी विदाई के मौके पर मेरे मन में कई विचार आते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी आपने काफी प्रयास करके हाउस चलाने का प्रयास किया। सिटिंग अरेंजमेंट को बदला गया, सांसदों को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठाने का काम भी करना पड़ा और एक एक यानी यहाँ पर जो बेंच पे एक या दो और बहुत से सदस्यों को ऊपर बिठाया गया, चंद को पार्लियामेंट में बिठाया गया, लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़े। कोविड के पीरियड में भी आप अपना काम करते रहे। आपने 2018 में रूल्स की समीक्षा का जो काम आपने आरंभ किया था, उस पर सभी दलों से विचार कर काम आगे बढ़ना चाहिए। कई नियमों को बदलने की जरूरत है। आज हाउस में जो बातें होती हैं उसका पूरा देश और दुनिया देखती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की विशिष्ट भूमिका है। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की टीवी दोनों का मर्जर नहीं होना चाहिए था। जनता के सुख दुख से जुड़े मामलों पर गंभीर चर्चा हो, सर्वोत्तम समाधान भी निकले, ये बात देश के सभी लोग चाहते हैं। राज्यसभा अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति का केंद्र भले हो, नजरिए में भले कुछ फर्क हो, लेकिन सबका लक्ष्य और सपना देश के इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा, एकता कायम रखने का होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि इसके लिए आपका योगदान जारी रहेगा, क्योंकि आप पहले ही कहे हैं बहुत बार कि मैं रिटायर्ड नहीं होता और टायर्ड भी नहीं होता। तो इस बात को आप ध्यान में रख के इस इंक्लूसिव ग्रोथ, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और भारत की एकता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं आपके स्वस्थ और सार्थक जीवन की कामना करते हुए इस पंक्ति के साथ आपको बहुत शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिरागों को आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद खड़गे जी। मैं व्यक्तिगत रूप में बफे को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, सहपंक्ति भोजन के पक्ष में हूँ और विश्वास भी करता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहिए, लाइन में कहीं भी बैठे
वहाँ तक आपको सब मिलेगा ऐसा, मगर अपना अपना स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को खाना है। श्री डेरेक बी ओब्रेन, तृणमूल। प्लीज डेरेक जी, प्लीज बोलिए, बैठ जाइए।